नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 226 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आप ये सारे आंसर अपने बुक से ढूंढ लेंगे। अगर इसमें से कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं या उसका आंसर नहीं मिल पाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे ताकि मैं कल उसका वीडियो अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप 2 to 1 का एग्ज़ाम देने के बाद कंटिन्यू 2 to 5 और 6 में 2 to 5 और 6 का प्रिपरेशन में लग जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रबंध क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। और इसी में एक वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप अच्छा से देख लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, देखिए ये सब जो क्वेश्चन आते हैं इसे आप अपने लॉजिक या अपना सेंस के द्वारा भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। बस इसमें जो लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग लिखना होता है उसके लिए आप एक दो बार इसे रीडिंग कर लेंगे तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा मान के चलें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। और प्रबंध और वैज्ञानिक प्रबंध इसे भी आपको देख लेना है। जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे मुझे पता चलता है कि ये सब क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी देनी होती है, अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं वहाँ पर मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में देखिए क्या है, परिवर्तन के बाह्य बनाम आंतरिक प्रभाव, ठीक है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्ट को आपको देख लेना है परिवर्तन का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसी में परिवर्तन में ही एक आता है पुस्तकालय परिवर्तन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी संस्था के कर्मचारी परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप थोड़ा समझेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। अगर मान लीजिए आप किसी भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अगर वहाँ पे जॉब में कुछ रूल में परिवर्तन किया जाए तो लोग कर्मचारी उसका विरोध करते हैं, क्यों करते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। आज हम लोग एक एक करके इसमें चर्चा भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में इसे लिख सकें, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है। देखिए अगर कोई टाइपिस्ट टाइपराइटर से कार्य करता है, वहाँ कंप्यूटर लग जाने पर वो विरोध करता है यानी करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई टाइपिस्ट है जो कि टाइपराइटर से टाइप करते हैं, अगर उनके ऑफिस में कंप्यूटर लग जाता है और उनको कंप्यूटर से टाइप करना हो तो उनके लिए काफ़ी समस्याएं हो जाती है, क्योंकि उनको कंप्यूटर का नॉलेज होता नहीं है। तो जाहिर सा बात है कि वो विरोध करेंगे। तो इसका ये एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसे खुद अपना सेंस के द्वारा आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ कारण आएंगे, ठीक है। कारण को आपको पॉइंट में लिखना है और उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो आप ध्यान देंगे, मैं एक एक करके कारण को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ बल्कि मैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं और जो आसानी से आप कर सकते हैं मैं उसका एक इंट्रोडक्शन भी दे दूँगा, एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगी ताकि आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। देखिए इसमें कारण क्या होते हैं। पहला तो आर्थिक कारण होता है जिसको इकोनॉमिक रीजन कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको पहला पॉइंट है और पहला पॉइंट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिख के आपको एक एक करके पॉइंट देना है। सबसे पहले क्या है, बेरोजगारी का डर। अब दोस्तों समझिए, मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मैं एक टाइपिस्ट का ही एग्जांपल लेता हूँ कि जो टाइपराइटर में टाइप करते हैं, उनके जगह में अगर उनके टाइपराइटर की जगह में कंप्यूटर को अगर लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि उनको बेरोजगारी का डर होगा। कारण क्या है कि वो टाइपराइटर में टाइप करते थे, कंप्यूटर की नॉलेज उनको नहीं है, तो उनको वहाँ पे बेरोजगार कर दिया जा सकता है। दूसरा क्या है, अधिक कार्यभार का डर। देखिए परिवर्तन का भी ये भी एक रीज़न कह सकते हैं कि परिवर्तन से अधिक कार्य बढ़ जाने का भी डर होता है, ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं। सी में क्या है, विद्यमान कौशल का बेकार हो जाने का डर। कहने का मतलब क्या है कि मैं इसमें भी मैं आपको टाइपिस्ट का ही एग्जांपल दे सकता हूँ कि देखिए वो टाइपिंग काफ़ी अच्छे स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंप्यूटर में टाइपिंग करेंगे तो उतना स्पीड वो नहीं कर पाएंगे, उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो उनके स्किल्स हैं, ठीक है, उनके कौशल को स्किल कहते हैं हिंदी में कौशल कहते हैं, इंग्लिश में स्किल कहते हैं। तो जो भी उनके स्किल्स हैं वो बेकार हो जाने का डर होता है, इसीलिए वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। सेकंड में क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण यानी साइकोलॉजिकल रीजन। इसमें फर्स्ट क्या है, प्रशिक्षण प्राप्त करने का बोझ, यानी कि जो भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया टेक्नोलॉजी आता है तो जो पुराने टेक्नोलॉजी में काम कर रहे होते हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इस ट्रेनिंग से वो डरते हैं जिसके कारण वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। सेकंड में क्या है,
अपर्याप्त ज्ञान, तो ये भी बहुत कॉमन बात है, इसे आप लिख सकते हैं। असुरक्षा का भय और कम सहन शक्ति, तो ये सब चारों पॉइंट को आप आराम से 5-5 लाइन एक्सप्लेन करके लिख लेंगे, आपके 500 वर्ड में आराम से आंसर हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड में क्या है, व्यक्तिगत कारण यानी पर्सनल रीजन। तो ये रीज़न मैं इतने सारे बातों को बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये एग्जाम में आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो इसे आप बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है, कि परिवर्तन का विरोध क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पुस्तकालय प्रबंध यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट। दोस्तों लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको वहाँ ध्यान रखना है कि क्या क्या लाइब्रेरी में होनी चाहिए। तो जितने भी वहाँ पे सेल्फ होते हैं, निधानी होते हैं, बैठने का जो टेबल होता है, डेस्क होता है, बेंच होता है, उसका साइज़ के बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप बुक से पढ़ाई कर लें, और अगर आपको डाउट हो तो आप बताएं, मैं इस पर कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट आज ही आप कोशिश करें करके बता दें। और उसके बाद क्या है, दोस्तों पुस्तकालय प्रबंधन यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट से आपको थोड़ा सा उसमें आपको डेटा का ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल इसे आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पोस्ट कॉर्प्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, POST CORP। अब देखिए ये आपको देखने में जब तक इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी नहीं होगी आप एग्ज़ाम में इसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बिल्कुल इसे आप बना के ही आएंगे। चलिए देखिए पहले हम इसका एक एक फुल फॉर्म देख लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे आराम से, ठीक है। देखिए पी का मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग को नियोजन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस को करने से पहले क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। तो इसे मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। ओ से क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन। एस से क्या होता है, स्टाफिंग यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की आवश्यकता होती है, स्टाफ में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये आपको लिखना है, ठीक है, यानी कर्मचारी वर्ग। हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो आप कर्मचारी वर्ग लिखेंगे, ठीक है। डी से क्या होता है, डायरेक्टिंग यानी निदेशक, डायरेक्शन देना कि वहाँ पे जो भी सीनियर हैं उनके डायरेक्शन किस प्रकार उन्हें देने चाहिए, कैसे कैसे, मतलब इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको एक विचार करके खुद से लिखना है। ओ का CO को का मतलब क्या था, कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय। कोऑर्डिनेट करना मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि कोऑर्डिनेट का आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, नियंत्रक। आर से क्या है, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, प्रतिवेदन। और बी से बजटिंग यानी आय व्यय लेखा। तो दोस्तों इतना अगर आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर लें, आप 1-2 बार बोलेंगे या लिख लेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। और एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका एक बार बुक से पढ़ाई कर लें तो इसका डिफिनेशन जान जाएंगे। और अगर आप सिर्फ ये फुल फॉर्म जान गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फुल फॉर्म से ही आप खुद से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्या है, पुस्तकालय व्यवसायियों की परिवर्तनशील भूमिका। दोस्तों पुस्तकालय व्यवसाय के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ उसे आप बुक से देख लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास कोटा का बुक है तो आप हिंदी में बिल्कुल आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए इग्नू का बुक इनफ है, सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और कोटा का बुक मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर चुका हूँ, अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आप डाउनलोड कर लें। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि उनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं तुरंत उस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया हूँ, वो लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। 6 नंबर में क्या है, 5 प्रमुख प्रबंधीय कार्य यानी मैनेजमेंट वर्क, ठीक है। 5 टाइप के जो भी प्रबंधीय वर्क होते हैं उसे आपको ध्यान रखना है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 7 नंबर में क्या है, पुस्तकालय भवन योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी बिल्डिंग, दोस्तों 2 to 6 में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए पुस्तकालय भवन के निर्माण के बारे में, कि सबसे पहले भवन जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है दोस्तों वो कहाँ पे होनी चाहिए, ऐसी जगह में होनी चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग की दिक्कत ना हो। और साथ में जितने भी वहाँ पे, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी में सभी लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ स्टाफ्स भी आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी आते हैं। तो आपको खुद से ये लिख लेना है और इसे अगर आप पढ़ के जाते हैं तो काफ़ी बेहतर करके आएंगे, ठीक है। पुस्तकालय भंडार सत्यापन यानी स्टॉक वेरिफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए पुस्तकालय भंडार सत्यापन, ठीक है, इस पर भी आप पढ़ाई कर लेंगे। ये आपने 2 to 3 में भी पढ़ाई किया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया भी था कि देखिए कैटलॉग से क्या होता है, कि कैटलॉग से हम लोग कैटलॉग से के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं पुस्तकालय भंडार स्टॉक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो 2 to 3 की बात है, यहाँ पे आपको ये डिटेल में पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ही बनेगा कि पुस्तकालय भंडार सत्यापन के बारे में। तो ये बुक में बिल्कुल वहाँ पे दिया हुआ है। आप जो भी आपके पास बुक है वहाँ पे आप क्या करेंगे, सर्च में जाके, अगर आप PDF पढ़ाई करते हैं तो सर्च में जाके वहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन सर्च करेंगे, आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है।
अब दोस्तों 9 नंबर में देखिए जिल्दबंदी के लिए आवश्यक उपयोगी सामग्री यानी कि बाइंडिंग। दोस्तों देखिए जो पुस्तक में जो बाइंडिंग की जाती है तो यहाँ पे इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी पढ़ पाएंगे, अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पाए तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं कि पुस्तकालय बाइंडिंग करने में यानी पुस्तकालय को जिल्दबंदी करने में आपको किस किस मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। 2 to 6 उतना डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है, ध्यान देंगे। और 2 to 1 जो कल का एग्ज़ाम है तो कल का पेपर तो बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है पुस्तकालय अधिनियम छोड़कर जो आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो कॉमन बात है, उसमें आप एक एक करके एक्सप्लेन लिख कर सकते हैं। लेकिन चलिए उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और सॉरी उसके एग्ज़ाम कल ही है तो उसके लिए आप तैयारी कर लें। जब हम लोग न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे तब वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। डिजिटल परिरक्षण यानी डिजिटल। दोस्तों 11 नंबर में आप देखेंगे तो व्यापार छूट एवं ब्राउनी दे आदे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि इसे शॉर्ट के लिए भी पढ़ लेंगे और ये क्वेश्चन को आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आसान है मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सब आसान है, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर में क्या है, परिचालन प्रणाली के लिए नियंत्रण विधियाँ यानी सर्कुलेशन सिस्टम, काफ़ी आसान है, इसे आप लिख सकते हैं। 13 नंबर में क्या है, पुस्तकालय की गुणवत्ता किस प्रकार जांचते हैं। तो देखिए किसी भी पुस्तकालय की क्वालिटी को हम लोग किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लिख सकते हैं खुद से, अगर आपने पढ़ाई नहीं कर पाया है तो इसे लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है जैसे HRM एंड परिग्रहण नीति, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से जो मैं 14 नंबर से क्वेश्चन लिया हूँ, इस क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में कम से कम 2 बार रीडिंग करके ही जाना है। 15 नंबर में क्या है, PPBS एंड लाइब्रेरी बजट। दोस्तों लाइब्रेरी बजट आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपने 2 to 1 में भी पढ़ा होगा कि स्कूल लाइब्रेरी या कॉलेज लाइब्रेरी का बजट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार वहाँ पे भी आपको 2 to 6 में भी लाइब्रेरी बजट के बारे में पढ़ाई कर लेनी है। और एक जीरो बजट क्या होता है वो अलग से आपको देख लेनी है। ये क्वेश्चन जीरो बजट तो पूछे नहीं गए हैं फिलहाल, लेकिन इस बार संभावना है कि पूछे जा सकती है, ठीक है। 16 नंबर में क्या है, पदारोहण एवं तैनाती, ठीक है। ये है। उसके बाद क्या है, एंड मैस्लो द्वारा प्रतिपादन हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि देख सकते हैं आप। और मैं इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो इतने सारे 16 क्वेश्चन मैं लिया हूँ और मैं 2-3 क्वेश्चन और भी टाइप करके टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूँगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको ज़रूर देख लेना है, किसी भी स्थिति में आपको ये पढ़ के जाना ही जाना है। और इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन और भी करके जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे शॉर्ट में आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 6 के आपके जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे 8, आपको 8 का 8 आंसर आएगा। 4 क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं जो लॉन्ग में, 4 में से भी आप ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आपको बनाना 4 ही है। और दोस्तों देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो कन्फ्यूज रहते हैं 500 वर्ड्स को लेकर। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा क्या करते हैं गलती कि वहाँ पे काउंट करने लगते हैं कि 500 वर्ड हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है एग्ज़ाम के टाइम में। देखिए 500 वर्ड का ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट 500 वर्ड ही होना चाहिए। या 500 वर्ड्स जब आप लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि उसमें आप ये ध्यान देंगे कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 500 वर्ड ही लिखेंगे, आप 450 भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। और 520 या 30 यानी कुछ वर्ड ज़्यादा भी हो जाएंगे तो अधिक, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी गलती आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ना करें। चलिए कल के एग्ज़ाम यानी 2 to 1 के एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आप एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर करेंगे और उसके बाद भी जितने भी एग्ज़ाम हैं आप बेहतर करके आएँ। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रही है, मेरे चैनल से बेनिफिट हो रही है, ताकि मैं कंटिन्यू क्लास को लेकर आऊँगा। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आपके नॉलेज में, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि मैं जो भी अब 2 to 1 के क्लास लूँगा आप लोगों के एग्ज़ाम के बाद, तो हम लोग वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में चर्चा करेंगे। और अगर आपका BLIS कंप्लीट होने के बाद भी आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइब्रेरियन की, तो आप हमें कमेंट करके बताएँ, ताकि मैं जल्द ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्लास लेकर आऊँ, ठीक है। और अभी मैं इसलिए क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई लेटेस्ट वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद हम लोग एक बार KVS के जितने भी सिलेबस हैं लाइब्रेरी संबंधित, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ अपना फोकस एग्ज़ाम की ओर करना है, जो कि अभी BLIS के एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।